हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा आज की क्लास में हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इस चैप्टर में से बेटा आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, 16 मार्क्स का। तो चलिए बेटा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये बेटा सबसे इजी टॉपिक है, इसका बेसिकली जो दूसरे चैप्टर्स के साथ कोई लिंक नहीं है। तो जिन स्टूडेंट्स ने बेटा दूसरे टॉपिक्स नहीं भी किए हुए उन्हें भी ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा बात करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आप बेटा 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप का मीनिंग। व्हेन टू और मोर पर्सन्स स्टार्ट ए बिजनेस with the object of earning profit and decided to distribute the earning of that business in the pre-agreed ratio, that is known as partnership firm। यहाँ पे बेटा क्या क्या बातें लिखी हैं देखिए। सबसे पहली, पार्टनरशिप के लिए टू और मोर पर्सन्स का बेटा होना जरूरी है। कोई भी सिंगल पर्सन पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट नहीं कर सकता। एटलीस्ट कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए, क्योंकि सिंगल पर्सन बेटा जो बिजनेस रन करता है तो उसे क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। और ऑब्जेक्ट बेटा अर्निंग प्रॉफिट होना चाहिए। भले ही उस बिजनेस में लॉस भी बेटा हो सकता है, बट किस ऑब्जेक्ट से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस बेटा गुड्स का भी हो सकता है, सर्विसेज का भी हो सकता है। ठीक है जी। कोई फर्म बेटा गुड्स में भी डील कर सकती है, ट्रेडिंग फर्म भी हो सकती है, और प्रोफेशनल फर्म भी हो सकती है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म्स। तो वो बेटा एक प्रोफेशनल फर्म है। तो बिजनेस में भी ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। एंड दे डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग इन द प्री एग्रीड रेशो। और उस बिजनेस से बेटा जो भी वो कमाएंगे उसको जो रेशो उन्होंने पहले से डिसाइड किया है उस रेशो में बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसके ऊपर बेटा मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो हम बात करेंगे इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जो बातें आपके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए उन बातों पे मूव करते हैं। सबसे पहली बात जो बेटा आपको ध्यान रखनी है, हाँ जी बेटा सपोज कीजिए, हाँ जी बेटा एक फर्म के 2 पार्टनर हैं। हाँ जी बेटा ये 2 पार्टनर हैं बेटा, चुन्नू एंड मुन्नू। देखिए, हाँ जी बेटा एक पार्टनर है चुन्नू और एक पार्टनर है बेटा मुन्नू। और ये उनकी बेटा फर्म का नाम मैं रख लेता हूँ, ये उनकी फर्म है जो वो बिजनेस रन कर रहे हैं। हाँ जी बेटा इस बिजनेस का नाम रख लेते हैं मेजर चुन्नू एंड मुन्नू फर्म। ये बेटा उनकी फर्म है। ये उनकी फर्म का बेटा ब्रांड नेम कह लो, जिस नेम के अंडर वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, जिसे हम क्या बोलेंगे, फर्म बोलेंगे। और ये बेटा क्या कहलाएंगे, चुन्नू एंड मुन्नू क्या है बेटा, ये इंडिविजुअल पार्टनर्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात जो मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ अकाउंट्स के अंदर बेटा हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अंदर ओनर को बिजनेस से बेटा सेपरेट ट्रीट किया जाता है। जब भी हम अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो बिजनेस को बेटा अलग लेके चलते हैं और बिजनेस के ओनर को अलग लेके चलते हैं। यहाँ बिजनेस के कितने ओनर हैं बेटा, 2 ओनर हैं, चुन्नू एंड मुन्नू। इनकम टैक्स में भी बेटा यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। इनकम टैक्स में जब आप इनकम निकालोगे, टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम में बेटा यहाँ पर फर्म की टैक्सेबल इनकम अलग से कैलकुलेट होगी और पार्टनर्स की टैक्सेबल इनकम बेटा अलग से कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं बात करूँ कितने असेसी हैं, असेसी कह लीजिए या बेटा टैक्स पेयर। हाँ जी बेटा यहाँ पर कितने असेसी बनेंगे, एक असेसी तो बेटा फर्म है, पहली असेसी तो बेटा फर्म हो गई। एक असेसी बेटा चुन्नू है और एक असेसी बेटा क्या है, मुन्नू। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ टोटल टैक्स पेयर कितने हैं, तो टोटल टैक्स पेयर बेटा 3 बनेंगे। हाँ जी बेटा 3 टैक्स पेयर्स हैं, जिनमें से बेटा 2 के ऊपर, चुन्नू और मुन्नू के ऊपर तो टैक्स लगेगा एज एन इंडिविजुअल। हाँ जी बेटा चुन्नू और मुन्नू जो है उनके ऊपर टैक्स किस फॉर्म में लगेगा, उनका जो स्टेटस है वो एज एन इंडिविजुअल। और जो बेटा फर्म है, फर्म का जो स्टेटस होगा उसके ऊपर एज ए फर्म टैक्स लगेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा टोटल 3 असेसी बनेंगे। अगर बेटा यहाँ पे 4 पार्टनर होते तो यहाँ पे असेसी बन जाते 5।
ठीक है, 4 तो पार्टनर हो गए इंडिविजुअल और एक बेटा फर्म होगी, तो टोटल मिला के 5 असेसी हो जाएंगे। चलिए अब बेटा बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म भी बेटा दो तरह की हो सकती है, एक लिमिटेड लायबिलिटी और एक बेटा अनलिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बेटा क्या मतलब होता है? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है जब किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड हो अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम, अप टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। चुन्नू और मुन्नू ने बेटा जितनी जितनी कैपिटल लगाई है, मान लीजिए चुन्नू ने बेटा 10 लाख रुपए लगाए हैं और मुन्नू ने लगाए हैं 15 लाख, तो चुन्नू की बेटा लायबिलिटी केवल 10 लाख रुपए तक सीमित रहेगी और मुन्नू की लायबिलिटी 15 लाख रुपए तक सीमित रहेगी। यानी कि कल को अगर पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है तो पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए चुन्नू और मुन्नू की प्राइवेट एसेट्स को यूज़ नहीं किया जा सकता। चुन्नू की मैक्सिमम लायबिलिटी बेटा 10 लाख है और मुन्नू की मैक्सिमम लायबिलिटी 15 लाख है। इस तरह की फर्म को बेटा क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LLP कहते हैं। अब बेटा बात करते हैं ULP। ULP का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड पार्टनरशिप बेटा क्या होती है? जब किसी पार्टनरशिप फर्म के इंसॉल्वेंट होने पर, जब कोई पार्टनरशिप फर्म बेटा दिवालिया हो जाए और दिवालिया होने पर उस फर्म के जो बेटा पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स की बिजनेस एसेट्स के साथ साथ उनकी जो प्राइवेट एसेट्स हैं, उनको भी फर्म की लायबिलिटीज़ की पेमेंट करने के लिए यूज़ किया जा सकता हो, तो ऐसी फर्म को बेटा हम बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है जी। तो ये बेटा आपने कंसेप्ट अपनी प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो इसके ऊपर भी बेटा मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। अच्छा, अगर मैं बात करूं इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की टैक्स लायबिलिटी या दोनों की टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका सेम है या डिफरेंट है? तो बेटा मेरा आंसर ये है, दोनों का जो मेथड है वो सेम रहेगा। टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकालने का जो तरीका है बेटा दोनों के लिए सिमिलर है, आइडेंटिकल है। चलिए अब बेटा इन दोनों को भी, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इनको भी बेटा फर्दर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दो कैटेगरी में बांटा गया। हाँ जी बेटा, इनकी दो कैटेगरीज बनाई गई हैं। सबसे पहली कैटेगरी, ऐसी फर्म जो सेक्शन 184 की कंडीशन को फुलफिल करती हो और ऐसी फर्म जो सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा ना करती हो। इन दोनों की बेटा टोटल इनकम कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। इसकी जो टोटल इनकम हम निकालेंगे इस फर्म की, चाहे वो लिमिटेड लायबिलिटी वाली हो चाहे अनलिमिटेड, बट सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा करती है। और ऐसी फर्म जो चाहे लिमिटेड हो या अनलिमिटेड बट सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा नहीं कर रही, इसकी जब बेटा हम टोटल इनकम निकालेंगे तो दोनों का बेटा टोटल इनकम निकालने का जो मेथड होगा, ध्यान से सुनिएगा, दोनों का टोटल इनकम निकालने का बेटा जो मेथड है वो डिफरेंट है। हाँ जी बेटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टोटल इनकम। हाँ जी बेटा, तो पहले बेटा मैं आज की क्लास में हम लेंगे ऐसी फर्म जो सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा करती है, उसकी टोटल इनकम कैसे डिटरमिन की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसी फर्म जो सेक्शन 184 की शर्तों को पूरा करती है। तो सबसे पहले बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेक्शन 184 की कंडीशन है क्या आखिर, जो फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहली, इसमें बेटा 5 कंडीशंस हैं टोटल। सबसे पहली कंडीशन, हाँ जी बेटा, सबसे पहली कंडीशन तो ये है उस फर्म ने बेटा डीड बनाया हो। मैं लिख देता हूँ बेटा, सबसे पहली कंडीशन ये है कि उस फर्म ने क्या बनाया हो? पार्टनरशिप डीड, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट बनाया हो। हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, एक तो उस फर्म ने बेटा क्या बनाया हो? डीड बनाया हो। जैसा कि बेटा हमें मालूम है कि किसी भी फर्म को बनाने के लिए जो एग्रीमेंट होता है वो दो तरह का हो सकता है, ओरल एग्रीमेंट और रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है जी।
बट सेक्शन 184 की कंडीशन है कि एग्रीमेंट रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए, लिखित होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बेटा, पार्टनर्स का जो शेयरिंग रेशियो है, पार्टनर्स का शेयरिंग रेशियो स्पेसिफाइड होना चाहिए। डीड के अंदर बेटा क्लियरली लिखा गया हो कि पार्टनर का शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 1:1:1 होगा या 2:2 जो वट एवर जो भी है वो डीड के अंदर मेंशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटा ये है, पार्टनरशिप डीड की कॉपी प्लस प्रीवियस ईयर की आईटीआर। हाँ जी बेटा, ये दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने होंगे। तीसरी कंडीशन ये है कि पार्टनरशिप डीड की कॉपी और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने होंगे। फोर्थ कंडीशन ये है, कौन से ईयर में सबमिट करवाने होंगे, जिस साल में बेटा फॉर्म बनाई गई है, फर्स्ट ईयर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म। और नेक्स्ट ईयर बेटा दोबारा से डीड सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। दोबारा से डीड सबमिट करवाने की ज़रूरत आगे आने वाले सालों में बेटा तभी पड़ेगी जब पार्टनरशिप के अंदर किसी तरह का परिवर्तन हुआ हो, फॉर्म के अंदर फॉर्म का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किसी तरह का चेंज हुआ हो। मान लीजिए पार्टनर ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया, या पार्टनर्स कोई नया पार्टनर बेटा फॉर्म के अंदर एडमिट हो गया, या कोई पार्टनर फॉर्म को छोड़ के चला गया, या कोई पार्टनर फॉर्म कि कोई पार्टनर फॉर्म का एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई उसकी, तो कहने का मतलब उस केस में रिवाइज कॉपी ऑफ डीड सबमिट करवानी पड़ेगी। अदरवाइज बेटा रिवाइज कॉपी जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डीड वही, अगर जब तक डीड पुराना चल रहा है तो बेटा उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आप दोबारा सबमिट नहीं करवाओगे। जैसे ही डीड में चेंज होगा ड्यू टू एनी रीज़न, वो रीज़न बेटा मैंने बता दिया आपको, तो उस केस में आपको रिवाइज कॉपी सबमिट करवानी होगी। और लास्ट पॉइंट बेटा ये है, फिफ्थ कंडीशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने भी नोटिस आएंगे असेसमेंट के दौरान, जब किसी फॉर्म की इनकम की असेसमेंट की जाती है, तो असेसमेंट के दौरान बेटा जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या आएंगे नोटिस, उन सभी नोटिस का फॉर्म को पालन करना होगा। यदि फॉर्म किसी भी नोटिस का पालन करने से मना कर देती है तो इसका मतलब वो फिफ्थ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाई। ठीक है बेटा, तो ये 5 कंडीशन है और इन पांचों में बेटा ध्यान रखना, पांचों की पांचों कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। एंड इनके बीच में और नहीं है, एंड है। ठीक है जी, तो इनको बेटा एक बार पढ़ लेते हैं कैसे लिखना है। हाँ जी बेटा, फर्स्ट कंडीशन रिटर्न एग्रीमेंट, सेकंड कंडीशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा डिसाइड स्पेसिफाइड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन डीड की कॉपी और आईटीआर की कॉपी जिस साल में फॉर्म बनाई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करवानी है। फोर्थ कंडीशन, अगर पार्टनरशिप में किसी तरह का चेंज हुआ है तो उस केस में रिवाइज कॉपी सबमिट करवानी है। और लास्ट, हाँ जी बेटा, फॉर्म के पास जितने भी नोटिस आएंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से असेसमेंट से रिलेटेड, उन सब का फॉर्म को पालन करना होगा। यदि उसमें फॉर्म ने किसी तरह का डिफ़ॉल्ट किया तो फिफ्थ कंडीशन बेटा फुलफिल नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये पांचों कंडीशन अगर बेटा फुलफिल हो जाती है तो हम ये कहेंगे सेक्शन 184 की कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। हाँ जी, ऐसी फर्म की असेसमेंट बेटा कैसे करेंगे, ऐसी फर्म की टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट निकाल करने का क्या प्रोसेस रहेगा, देखिए। सबसे पहले बेटा हम जनरल स्टेप्स की बात करेंगे। जनरल स्टेप्स का मतलब बेटा आम तौर पर यही स्टेप चलेंगे, बट जैसे जैसे हम इस टॉपिक के अंदर आगे बढ़ेंगे तो जो प्रोसीजर मैं बताऊंगा उसमें बेटा कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं। तो अभी मैं आपको जनरल स्टेप्स बता रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप, किसी भी फर्म की टोटल इनकम निकालने से पहले बेटा सबसे पहले ज़रूरी है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। ठीक है जी, रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा डिटरमाइन करना क्यों ज़रूरी होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा इसलिए डिटरमाइन करना होता है क्योंकि फर्म की कुछ इनकम फॉरेन इनकम भी बेटा हो सकती है। कुछ इनकम फर्म की इंडियन इनकम हो सकती है और कुछ इनकम फॉरेन इनकम हो सकती है। तो फॉरेन इनकम
के ऊपर इंडिया में बेटा, इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो फॉरेन इनकम पर टैक्स वसूल करेगा या नहीं करेगा, इस बात को चेक करने के लिए, इस बात का डिसीजन लेने के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस की जानकारी होना जरूरी है। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर्म के केस में बेटा दो ही कैटेगरी होती है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इसमें ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं होता और ना ही नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होता। यहाँ पे सिर्फ दो ही कैटेगरी बनाई गई है, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि फॉर्म रेजिडेंट की कैटेगरी में आती है या नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में। उसी के बेस पे डिसाइड किया जाएगा कि फॉर्म की फॉरेन इनकम टैक्सेबल है या नहीं है। ये बेटा हमारा पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप, फिर बेटा फर्म की ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर बेटा कौन कौन से हेड बनेंगे? हाँ जी बेटा, जनरली ग्रॉस टोटल इनकम निकालते हुए बेटा फर्म के केस में 4 हेड बनेंगे, मैक्सिमम 4 हेड्स। सैलरी हेड तो बेटा बनेगा नहीं, क्योंकि सैलरी हेड तो एक इंडिविजुअल का बनता है। सैलरी हेड इम्प्लॉई का होता है बेटा, इम्प्लॉई इंडिविजुअल होता है। तो यहाँ पे हम फर्म की बात कर रहे हैं, तो फर्म के केस में आपका बेटा सैलरी हेड तो बनेगा नहीं। यहाँ कौन कौन से हेड बन सकते हैं? हाँ जी बेटा, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। मैक्सिमम बेटा ये 4 हेड बनेंगे। तो इन चारों हेड की इनकम हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे निकालनी है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? फिर बेटा डिडक्शन माइनस करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम में से। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जो भी डिडक्शन एक फॉर्म के ऊपर एप्लीकेबल है वो बेटा हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद हमारी क्या आ जाएगी? टोटल इनकम आ जाएगी। अब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U में बेटा कुछ एक डिडक्शन ही हैं जो फॉर्म के ऊपर अप्लाई होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन 80C, 80C फॉर्म के ऊपर लागू नहीं होता, 80CCC फॉर्म के ऊपर लागू नहीं होता, 80D की जो सीरीज है उसमें से कोई भी डिडक्शन फॉर्म के ऊपर लागू नहीं होती, 80E सेक्शन भी बेटा फॉर्म के ऊपर लागू नहीं होता, 80G बेटा लागू होता है। 80G है, आगे 80GG आएगा और 80GG, तो वो बेटा मैं आपको करवाऊंगा सारे सेक्शन, ठीक है। तो टोटल इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है? GTI में से डिडक्शंस माइनस करनी है। उसके बाद बेटा क्या करेंगे? कैलकुलेट द टैक्स ऑन टोटल इनकम। हाँ जी बेटा, फिर हमें टोटल इनकम पे क्या कैलकुलेट करना है? टैक्स कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उसके बेटा 2 रेट्स हैं, जनरल रेट्स और स्पेशल रेट्स। हाँ जी बेटा, जनरल रेट्स बेटा कौन कौन से होंगे और स्पेशल रेट कौन से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं स्पेशल रेट्स लिख रहा हूँ। स्पेशल रेट बेटा वही सेम है जो इंडिविजुअल में बताए थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में बेटा जनरली टैक्स का रेट होता है 20%। हालांकि कुछ एक केसेज ऐसे भी हैं जिसमें 10% का रेट भी एप्लीकेबल हो सकता है, बट जनरली बेटा ये रेट अप्लाई होता है। तो 10% का रेट कौन से केस में एप्लीकेबल होगा उसकी चर्चा भी करेंगे। फिर बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। हाँ जी बेटा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन का? 111A सेक्शन 111A। इसमें 15% बेटा टैक्स का रेट है। और जो हमारी लॉटरी की इनकम है, लॉटरी हो गया, क्रॉसवर्ड पजल, कैजुअल इनकम बेटा कह सकते हो, उसके ऊपर टैक्स का रेट 30% है। तो आई थिंक ये टैक्स के रेट बेटा आप सभी को मालूम है, और ये लास्ट सेमेस्टर में आपको अच्छे से समझाए गए थे। अब आ जाओ जनरल। जनरल बेटा जो टैक्स का रेट है, ध्यान से सुनिएगा, जो जनरल टैक्स का रेट है इंडिविजुअल के केस में तो बेटा स्लैब सिस्टम था। जब हमने इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी निकाली थी तो उसमें एक स्लैब सिस्टम होता है। फर्स्ट 2,50,000 नील, फिर नेक्स्ट 250 5%, नेक्स्ट 5 लाख, इस तरीके से बेटा वहाँ स्लैब सिस्टम होता है। बट फर्म के केस में जो जनरल रेट है वो फ्लैट सिस्टम है, यहाँ पे फ्लैट रेट लागू होगा। और फर्म के केस में बेटा नो एग्जम्पशन, एक तो फ्लैट रेट लागू होगा, दूसरी बात नो एग्जम्पशन। फर्म के केस में बेटा कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, इसीलिए आजकल लोग फॉर्म बनाना कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर एग्जम्पशन लिमिट ही नहीं है। और तीसरी बात बेटा जो ध्यान रखनी है, फर्म के केस में जो अदर इनकम पे जो जनरल टैक्स का रेट है वो 30% है। हाँ जी बेटा, ये टैक्स के रेट बेटा आपको याद रखने हैं। तो पहले आप टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम के ऊपर बेटा टैक्स निकालेंगे। उसके बाद बेटा फिर क्या होगा? उसके बाद बेटा इंडिविजुअल में हम क्या करते थे? इंडिविजुअल में बेटा हम रिबेट माइनस करते थे। आपको याद होगा, रिबेट अंडर सेक्शन
87A। इसकी बेटा 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन क्या थी? टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी वो व्यक्ति रेजिडेंट होना चाहिए, और तीसरी वो इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है बेटा, ये तीनों कंडीशन थी। ये 87A के लिए थी। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ फॉर्म की बात चल रही है बेटा, क्या फॉर्म के ऊपर ये सेक्शन लागू होगा 87A? हाँ जी बेटा, नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है फॉर्म यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए है। 87 है बेटा, इंडिविजुअल के लिए है ओनली। इंडिविजुअल के अलावा किसी भी असेसी के लिए, चाहे वो HUF हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कंपनी हो, उसको बेटा 87A की रिबेट नहीं मिल सकती। तो रिबेट के बाद बेटा फिर नेक्स्ट आता है हमारा सरचार्ज। सरचार्ज बेटा लगेगा। फॉर्म के केस में सरचार्ज लगता है 12%, 12%, अगर फॉर्म की इनकम बेटा 1 करोड़ से ज़्यादा हो। देखिए, हाँ जी बेटा, सरचार्ज ऐड करेंगे 12% इफ टोटल इनकम एक्सीड ₹1 करोड़। और सरचार्ज के बाद बेटा एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट भी आता है, बट उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो एक स्पेशल केस है। वो जब उसके लिए बेटा मैं एक स्पेशल टाइप करवाऊंगा, तब उसको वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी आप मार्जिनल रिलीफ को भूल जाइए। हाँ जी बेटा, उसके बाद आता है सरचार्ज के बाद बेटा हम क्या ऐड करते हैं? सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका रेट बेटा कितने परसेंट है? 4%। हेल्थ और एजुकेशन सेस के लिए बेटा जो रेट अप्लाई करना है वो बेटा 4% का रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। और ये 4% अप्लाई कौन से अमाउंट पे करना है? हाँ जी बेटा, 4% का जो रेट मैंने बताया, ये ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। इनकम टैक्स और सरचार्ज का बेटा टोटल करके उसके ऊपर 4% हम अप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हम ये ऐड करेंगे, हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, फर्म की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद बेटा TDS एडवांस टैक्स पेड माइनस कर देंगे। हाँ जी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करते हैं? अगर फर्म ने कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है, या हाँ जी बेटा TDS, फर्म की किसी इनकम पे TDS कटा है तो उसे बेटा माइनस कर देंगे। और ये माइनस करने के बाद हमारी क्या आ जाएगी? नेट टैक्स लायबिलिटी। तो ये बेटा हमारा ओवरऑल प्रोसेस रहेगा। तो चलिए इसको सीखते हैं बेटा। तो आज की क्लास में मैं आपको 2 चीज़ें सिखाने वाला हूँ। एक तो बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये प्रोसेस बेटा सीखेंगे आज, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस, और एक बेटा ये फर्स्ट स्टेप। तो टोटल मिला के आज की क्लास में हम 4 स्टेप सीखने वाले हैं। एक तो बेटा फर्स्ट स्टेप हो गया, एक फोर्थ स्टेप, एक फिफ्थ स्टेप और एक सिक्स्थ। तो इनको बेटा एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बेटा टाइप नंबर 1 है हमारी डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म। इसको बेटा ध्यान से समझिएगा। फॉर्म का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है बेटा, वो किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि फर्म का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो बेटा डिपेंड करता है मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पे, कि फर्म का मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद इन इंडिया है या आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने एग्जाम में लिखनी है, हाँ जी बेटा, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है? फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस किस बात पे निर्भर करेगा कि कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है या इंडिया के बाहर से हो रहा है। अगर मान लीजिए, हाँ जी बेटा, इंडिया, और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ आउटसाइड इंडिया। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनिएगा। फर्म के केस में केवल 2 ही कैटेगरी बनाई गई हैं, एक रेजिडेंट और एक नॉन रेजिडेंट। फर्म बेटा रेजिडेंट की कैटेगरी में कब आएगी? सुनिए, अभी पहले मैं रेजिडेंट वाले केस ले रहा हूँ। तो यहाँ बेटा मैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल की परसेंटेज लिख रहा हूँ। सपोज करो एक फर्म है जिसका 100% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में है और इंडिया के बाहर 0% मैनेजमेंट है, तो ये बेटा रेजिडेंट की कैटेगरी में आ गई। कौन सी कैटेगरी में आएगी बेटा? रेजिडेंट। लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। दूसरा, एक ऐसी फर्म जिसका इंडिया के अंदर बेटा 50% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है और 50% आउटसाइड इंडिया है, वो भी रेजिडेंट में आएगी। यानी कि मैनेजमेंट एंड कंट्रोल या तो फुली इनसाइड इंडिया हो या पार्शली इनसाइड इंडिया।
तो वो रेजिडेंट। अब पार्शली का मतलब यहाँ पर है बेटा चाहे बिल्कुल थोड़ा सा परसेंटेज इंडिया में हो, जैसे मान लीजिए कोई फर्म है जिसका इंडिया में मैनेजमेंट एंड कंट्रोल नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, जैसे 2% है, 2% मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में और 98% आउटसाइड इंडिया, तो भी वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगी। तो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में तब आएगी जब इंडिया के अंदर तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कितना हो 0% और 100% बेटा कहाँ पर हो, आउटसाइड इंडिया, ये नॉन रेजिडेंट है, बस एक केस। अदरवाइज वो फॉर्म बेटा रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगी चाहे उसका थोड़ा सा ही मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इंडिया में क्यों ना हो। तो यहाँ लिखा हुआ बेटा, देखिए पढ़िए इसको, इवन इफ द नेग्लिजिबल पार्ट ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज एक्सरसाइज फ्रॉम विद इन इंडिया, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का केवल ना के बराबर हिस्सा यानी कि बिल्कुल थोड़ा हिस्सा वो भी इंडिया में है, तो भी वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगी। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी बात बेटा ये लिखी हुई है कि फॉर्म का जब हम रेजिडेंशियल स्टेटस में निकालते हैं, देखिए फॉर्म का जब रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो उसका पार्टनर के रेजिडेंशियल स्टेटस के साथ कोई संबंध नहीं है। फॉर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा अलग निकलेगा और पार्टनर का रेजिडेंशियल स्टेटस अलग निकलेगा। ऐसा हो सकता है कि फॉर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस तो बेटा किसका हो, फॉर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस तो रेजिडेंट का है, ठीक है जी, और फॉर्म के दोनों पार्टनर का रेजिडेंशियल स्टेटस किसका है, नॉन रेजिडेंट का है, ऐसा हो सकता है। या फॉर्म का स्टेटस तो किसका है, नॉन रेजिडेंट का, और पार्टनर का स्टेटस किसका है, रेजिडेंट का। तो यहाँ पे बेटा यही लिखा है, फर्म का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हुए ये इमैटेरियल है कि पार्टनर्स का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, उसको बेटा आपने उसके साथ कंपेयर नहीं करना, दोनों को, दोनों सेपरेट इश्यूज हैं। हाँ जी बेटा, अब चलते हैं बेटा टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 देखिए बेटा क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म व्हेन टोटल इनकम इज गिवन। हाँ जी बेटा, टैक्स लायबिलिटी की हमें कैलकुलेशन करनी है जब टोटल इनकम बेटा आपको ऑलरेडी गिवन हो, और ब्रैकेट में बेटा लिखा है AMT इज नॉट एप्लीकेबल। एक्चुअल में बेटा जब हम टैक्स निकालते हैं तो एक AMT का कंसेप्ट आएगा जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। ये बेटा क्या होता है, इसकी चर्चा इसी चैप्टर में हम आगे जाकर करेंगे। अभी मैं इस कंसेप्ट को इग्नोर करते हुए आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है जी। तो कैसे बेटा टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, देखिए टैक्स के रेट बेटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक सम बेटा ले लेते हैं। देखिए क्या कहता है, इस सम में बेटा क्या कह रहा है, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है एक फॉर्म की, और उस फॉर्म की पिछले साल की प्रीवियस ईयर की बेटा टैक्सेबल इनकम्स दी हुई हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड की इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल की। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उस फॉर्म की क्या निकालोगे, GTI। हाँ जी बेटा, अदर सोर्सेज हेड की इनकम बेटा दे नहीं रखी, बाकी तीनों हेड का टोटल हम कर लेते हैं, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। ग्रॉस टोटल इनकम बेटा कितनी बनेगी, देखिए 2,41,000 प्लस 50,000 बेटा 2,91,000, और 2,91 में बेटा ये ऐड करेंगे 31,500, तो ये बेटा हमारी आ जाएगी 3,22,500। हाँ जी बेटा, तो सबसे पहले आपको ग्रॉस टोटल इनकम निकाल लेनी है। ग्रॉस टोटल इनकम में से बेटा आप क्या माइनस करोगे, डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U या डिडक्शंस ऑफ चैप्टर 6A, तो वो बेटा है ही नहीं, नील। तो ये बेटा हमारी क्या आ गई, टोटल इनकम। टोटल इनकम जिसके ऊपर बेटा हमने टैक्स कैलकुलेट करना है। अब टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, उसकी बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, तो यहाँ मैं बना लेता हूँ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पे बेटा टैक्स लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल इनकम की बेटा दो कैटेगरी बना लेंगे। टोटल इनकम की बेटा दो कैटेगरी कौन सी,
एक तो बेटा जनरल इनकम, एक तरफ बेटा लिखेंगे स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम तो बेटा हमारी एक ही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000। और जहाँ तक जनरल इनकम की बात है, हाँ जी, जनरल इनकम हमारी बन जाएगी 2,72,500। तो ये बेटा हमारी जनरल इनकम है। अब फॉर्म के केस में बेटा एग्जम्पशन लिमिट तो है नहीं कुछ। फॉर्म के केस में जो टैक्स का रेट है फ्लैट रेट है, तो फ्लैट रेट बेटा लगा देते हैं यहाँ पर 2,72,500 पे बेटा 30% रेट लगेगा। और जो हमारी स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम बेटा किस कैटेगरी की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स का रेट लगेगा 20। तो इसे बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 तो बेटा ये आ जाएगा, 50,000 का 20%। और इधर बेटा 2,72,500 का 30% कर लीजिए। ये बेटा कितना आएगा, हाँ जी बेटा ये आ जाएगा 81,750। लो बेटा ये हमारा, अब दोनों को ऐड कर लीजिए। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम ये बेटा आ जाएगा 91,750। अब बेटा इसमें क्या करना है, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है बेटा एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद हम ऐड करते हैं सरचार्ज। सरचार्ज के लिए बेटा इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, बट सरचार्ज यहाँ इनकम ही बेटा कितनी है, इनकम लैक्स में है, तो सरचार्ज नील। ठीक है बेटा, उसके बाद ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। हाँ जी बेटा 4% बेटा ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। हाँ जी बेटा ये ऐड करके हमारा 95420, ये बेटा हमारा ग्रोस टैक्स आ गया। और क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में ना तो टीडीएस दिया हुआ और ना ही एडवांस टैक्स पेड दिया हुआ, तो यही हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। अदरवाइज हम क्या करते, ग्रोस टैक्स में से बेटा टीडीएस को लेस करते और एडवांस टैक्स लायबिलिटी को हम लेस करते, उसके बाद जो हमारी लायबिलिटी आती वो नेट टैक्स आ जाती। तो ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आ गया 95,420। ठीक है जी, तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं, कल बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय।